हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कह रहा है कि व्हेन यू फॉल इल, इसके पहले दो चैप्टर में हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल अ डॉक्टर। क्या जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। समटाइम योर पेरेंट्स टेक यू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। कभी कभी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, कभी डॉक्टर को घर पे ही बुला लेते हैं। वाइल इन स्कूल यू आर टॉट बाय योर टीचर्स। जैसे स्कूल में हम लोग अपने टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट लीगल ऑप्शन इज ऑब्टेन्ड बाय लॉयर। जब कोई डिस्प्यूट यानी विवाद हो जाता है तब वहाँ पे जो लीगल ऑप्शन होता है लॉयर के द्वारा बताया जाता है कि आपके पास क्या कानूनी प्रावधान है। लाइक वाइज देयर आर मैनी प्रोफेशनल हु प्रोवाइड देयर सर्विस अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फी। उसी तरह से कई ऐसे प्रोफेशनल लोग होते हैं, कई ऐसे यहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अपना सर्विस देते हैं फी के बदले, उसके बदले चार्ज करते हैं पैसा। दस ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल, यानी जितने भी तरह का सर्विस एक स्पेशल स्किल है प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, जो जिसके बदले हम पेमेंट लेते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस, रिक्रिएशन रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल। इसमें प्रोफेशनल स्किल की जरूरत होती है। दिस सर्विसेज रिक्वायर अदर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इस सर्विसेज में जो है बाकी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। टर्शियरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। टर्शियरी एक्टिविटी जो है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। मैन पावर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। मैन पावर जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर का। एज मोस्ट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर। क्योंकि जितना भी टर्शियरी सेक्टर है का एक्टिविटीज़ है वह स्किल्ड लेबर के द्वारा पे किया जाता है। यहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर। क्या करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में एक बड़ा प्रोपोर्शन लोगों का था जो प्राइमरी सेक्टर में वर्क करता था। इन ए डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन टर्शियरी एक्टिविटी। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी में देखा जाए तो जो अधिकांशता वर्कर होते हैं टर्शियरी एक्टिविटी में काम करते हैं। मॉडरेट प्रोपोर्शन एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर, और कुछ पॉपुलेशन जो है सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं। टर्शियरी एक्टिविटी इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। टर्शियरी एक्टिविटी में प्रोडक्शन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम। तो प्रोडक्शन का मतलब जो सर्विस कंज्यूम किए जाते हैं। द आउटपुट इज डायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म ऑफ वेजेज। उसका जो आउटपुट होता है डायरेक्टली उसके बदले सैलरी या वेज दिया जाता है। एक्सचेंज इन्वॉल्व ट्रेड, और एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर ट्रेड होता है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेटा यूज टू ओवरकम डिस्टेंस। टर्शियरी एक्टिविटी देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विस रेदर देन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड। क्या करें कि इस तरह टर्शियरी एक्टिविटी जो होता है उसमें कमर्शियल आउटपुट निकलता है सर्विस के रूप में, न कि टेंजिबल गुड के रूप में। टेंजिबल गुड बोलते हैं हम लोग, टेंजिबल बोलते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं ना। जैसे कोई सामान प्रोडक्शन होता है सेकेंडरी एक्टिविटी में या प्राइमरी में, तो जो भी वहाँ पे जैसे अनाज उपजाता है, अनाज को हम लोग छू सकते हैं तो हो गया टेंजिबल। ठीक है। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग और फिजिकल रॉ मटेरियल। कॉमन एग्जाम्पल आर वर्क ऑफ अ प्लम्बर, जैसे प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लॉन्ड्री, बार्बर, शॉपकीपर, ये सब का जो काम हो गया। द मेन डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी दैट द एक्सपर्टाइज प्रोवाइडेड बाय सर्विसेज रिलाइज मोर हैवीली ऑन स्पेशलाइज स्किल। तो इसमें मेन जो है डिफरेंस क्या है सेकेंडरी टर्शियरी में, कि यहाँ पे एक्सपर्ट नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज नॉलेज होता है। यहाँ पे लोगों का स्पेशलाइज स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज ऑफ द वर्कर्स रेदर देन द प्रोडक्शन टेक्निक। जबकि उसमें क्या होता है कि मशीन होता है, फैक्ट्री का अलग प्रोसेस होता है। अब टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी कई तरह के होते हैं। बाय नाउ नो दैट योर परचेज यू बुक्स स्टेशनरी फ्रॉम ट्रेडर शॉप, ट्रेवल बाई। यहाँ पे सर्विस सेक्टर का यहाँ पे डिफरेंट तरह में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर को सबसे पहले बांटा गया, 3 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया। सबसे पहले यहाँ पे टर्शियरी है, टर्शियरी सेक्टर में। उसके बाद यहाँ पे है क्वाटरनरी और वहाँ पे है क्वाइनरी। ठीक है, इतने सेक्टर में पहले बांटा गया। क्वाइनरी को बांटा गया कई सेक्टर में, जैसे आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट हो गया, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये सब क्वाइनरी एक्टिविटीज में आता है। सारा सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेटर से सब क्वाइनरी एक्टिविटीज़ हैं। यदि क्वाटरनरी की बात किया जाए तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, R&D बेस्ड, ये सब जो है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में हो गया। और टर्शियरी को फिर कई हिस्से में बांटा गया, जिसको आप देख सकते हैं। टर्शियरी में सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सर्विसेज, और भी कई सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज के अंदर कई सर्विस आ गए, फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। ठीक है। अब पर्सनल प्रोफेशनल सर्विस में प्राइवेट, गवर्नमेंट, NGO, इस तरीके से है ना। तो सर्विस सेक्टर काफ़ी एक बड़ा सेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते तो जैसे हम लोग रेल के थ्रू ट्रैवल करते हैं, लेटर भेजते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं। ऑब्टेन सर्विस ऑफ टीचर्स फॉर स्टडीज एंड डॉक्टर एट द टाइम ऑफ इलनेस। जब बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर का हेल्प लेते हैं, पढ़ते हैं हम लोग टीचर से। 10 ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर मोर इंपॉर्टेंट ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। द चार्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग टर्शियरी एक्टिविटी। तो ऊपर जो चार्ट हम लोग देखते हैं उसमें दिखाया गया किस तरीके से टर्शियरी एक्टिविटी को बांटा गया है। अब पढ़ते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में।
तो ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस एल्सवेयर। ट्रेड क्या है कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स जो कहीं भी प्रोड्यूस हुआ है उसको। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेशलाइज्ड इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। तो क्या करें, जितना भी सर्विस यहाँ पे रिटेल हो या होलसेल हो, ठीक है, उसका ट्रेड या कॉमर्स किया जाता है प्रॉफिट के पर्पज से। उसका मेन एक ही इंटेंशन होता है प्रॉफिट। द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल दिस वर्क टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। जहाँ जिस शहर में या सिटी में जिस टाउन में या सिटी में ये काम होता है उसको लोग ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं। The rise of trading from barter at the local level to money exchange of international scale has produced many centers and institutions such as trading center for or collection and distributing point। तो क्या जरा कि ट्रेड में राइज होना, द राइजिंग ऑफ ट्रेड फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल ऑफ मनी एक्सचेंज और इंटरनेशनल स्केल, तो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस होना या फिर लोकल लेवल पे बिजनेस होना, इसके कारण से कई ट्रेडिंग सेंटर बन गए हैं। उसके कई कलेक्शन पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं। ट्रेडिंग सेंटर में भी डिवाइड है रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर को बांटा गया रूरल और अर्बन मार्केटिंग सेंटर में। रूरल मार्केटिंग सेंटर क्या है, तो कैटर टू बी नियर बाई सेटलमेंट, ठीक है, ये सेटलमेंट के आसपास ही होते हैं। दस दे आर क्वासी अर्बन सेंटर। क्वासी अर्बन मतलब कि अर्ध शहरी, आधा अधूरा शहर ये होता है। दे सर्व ट्रेडिंग सेंटर मोस्ट ऑफ द रूडिमेंट्री टाइप। हेयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विस आर नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस या फिर एक्सपर्टीज वाला सर्विस ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। दिस फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर, यहाँ पे लोकल कलेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर होता है। मोस्ट ऑफ दीज है मंडी, अधिकांशतः जगह यहाँ पे मंडी होता है, होलसेल मार्केट एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरिया। दे आर नॉट अर्बन सेंटर बट सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड्स। क्या करें कि अर्बन सेंटर कानून के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन ये गुड्स के अवेलेबल कराने में, सर्विस के अवेलेबल कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे रूरल लोगों के द्वारा, वहाँ के जो लोकल लोगों के द्वारा जो डिमांड है, वो सर्विस को वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे वेजिटेबल मार्केट का सीन दिखाया गया, इंडिया में आपको ये सीन आम मिल जाएगा, मतलब कि काफ़ी कॉमन है इंडिया में सीन वेजिटेबल मार्केट का, है ना। वहीं यहाँ पे देख सकते हैं पैक्ड फूड मार्केट इन यूएसए में अधिकांशतः पैक्ड फूड का प्रचलन है, तो वहाँ पे इस तरीके का मार्केट होता है। पीरियोडिक मार्केट इन रूरल मार्केट और फाउंड वेयर देयर नो रेगुलर मार्केट। पीरियोडिक मार्केट उसको बोलते हैं जो किसी खास दिन या किसी एक खास पीरियड पे लगाया जाता है। ये रूरल एरिया में मेनली लगाया जाता है जहाँ पे कोई रेगुलर मार्केट नहीं है। लोकल पीरियोडिक मार्केट आर ऑर्गेनाइज डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल, तो कुछ डिफरेंट इंटरवल के 15 दिन पे या महीना में एक दिन इस तरीके से मार्केट लगाया जाता है, फिर सप्ताह में एक दिन इस तरीके से। दिस में वीकली, बाई वीकली और वेयर पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरिया मीट टेम्पोरली एक्यूमुलेटेड डिमांड। क्या करें कि वीकली यानी साप्ताहिक हो सकता है, 2 सप्ताह में एक बार हो सकता है, जहाँ पे लोग आसपास के लोग यहाँ पे मिलते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, डिमांड को पूरा करते हैं। दिस मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट। ए मार्केट जो किसी खास दिन पे स्पेसिफाइड डेट पे होता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द शॉपकीपर दस रिमेन बिजी ऑन ऑल डेज व्हाइल अ लार्ज एरिया सर्व्ड बाय देम। नेक्स्ट अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अर्बन मार्केटिंग सेंटर है मोर वाइडली स्पेशलाइज अर्बन से, यहाँ पे ज़्यादा अर्बन सर्विसेज पाए होते हैं। दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एवरेज मैनी द स्पेशलाइज गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डिनरी गुड्स और सर्विस तो प्रोवाइड कराते ही, उसके अलावे कई और स्पेशलाइज गुड और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जो पीपल के द्वारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं। अर्बन सेंटर देयरफॉर ऑफर मैन्युफैक्चर गुड एज वेल एज मैनी स्पेशलाइज मार्केट डेवलप। तो क्या करें, क्या नहीं देखा जाए तो अर्बन सेंटर में कई मैन्युफैक्चर्ड गुड भी यहाँ पे मिल जाते हैं, अवेलेबल कराए जाते हैं। मार्केट फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स, एज कंसल्टेंट, फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर्स, ये सब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं अर्बन सेंटर में देखा जाए तो, मतलब वहाँ पे सर्विसेज का ज़्यादा नंबर होता है। अब रिटेल ट्रेडिंग मतलब कि थोक, यहाँ पे खुदरा में बेचना। दिस इज बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो खुदरा बेचना मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर के बेचना, डायरेक्टली जो ग्राहक हैं उनको बेचना। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टोर सोली डिवोटेड टू द सेलिंग। तो इसके लिए स्पेशल स्टॉल लगाए जाते हैं, वहाँ पे स्पेशल दुकान होते हैं जो डायरेक्टली दुकानदार मतलब ग्राहक को बेचते हैं। स्ट्रीट पेडलिंग मतलब कि गली गली घूम करके बेचना, या फिर हैंडक्राफ्ट, ट्रक, डोर टू डोर, मेल डोर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इंटरनेट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग सर्विस। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं मोर ऑन स्टोर्स। तो जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स वे फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग करने में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सबसे पहला ऐसा था जो बड़े लेवल पे इनोवेट किया, मतलब कि नया आइडिया अपनाया रिटेलिंग का, ठीक है, मतलब कि लोग तक जो है पहुँच सके ज़्यादा से ज़्यादा सामान। डिपार्टमेंटल स्टोर डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर डिपार्टमेंटल हेड फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज एंड ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द स्टोर। तो जैसे स्टोर में आप देखेंगे कि डिपार्टमेंटल होता है, मतलब कि एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है कि जैसे इधर महिला का कपड़ा मिलेगा या फिर इधर पुरुष का कपड़ा मिलेगा, है ना, इधर बच्चों का कपड़ा मिलेगा, इधर स्टेशनरी का सामान मिलेगा, जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो वही यहाँ पे दिखाया गया। चेन स्टोर क्या है, तो आर एबल टू परचेज मर्चेंट्स मोस्ट इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे कोई भी मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं, कोई भी कपड़ा खरीद सकते हैं, ठीक है,
कम पैसे में, मतलब मोस्ट इकोनॉमिकली, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा कम पैसे में। ऑफन गोइंग सो फार एज टू डायरेक्ट द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू द स्पेसिफिकेशन। दे एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड इन मैनी एग्जीक्यूटिव टास्क। इनके द्वारा काफ़ी हाईली स्किल्ड लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है। दे हैव द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट इन वन स्टोर एंड अप्लाई द रिजल्टेंट टू मैनी। एक्चुअली यहाँ पे किया जाता है कि एक स्टोर पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे करते हैं, इसलिए यहाँ पे सस्ता मिल जाता है इकोनॉमिकली जो बताया गया, और इसको यहाँ पे जो भी उसको एक्सपीरियंस मिलता है उसको दूसरे स्टोर पे वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे चेन स्टोर कहा गया है। चेन स्टोर जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे बिग बास्केट हो गया या फिर बिग बाज़ार हो गया, तो बिग बाज़ार के कई मार्केट दुनिया में, इंडिया में है ना। तो पहली बार कहीं पे लगाए होंगे इस तरीके का, तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिए होंगे, पहले एक ब्रांच खोल करके फिर उसको डिफरेंट ब्रांच बढ़ाते गए, तो ये चेन स्टोर हो गया। यहाँ पे फिर हम लोग पढ़े थे डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंट मतलब कि जो कि कोई एक खास डिपार्टमेंट के बारे में बात करता है, कोई एक खास तरह की कमोडिटी को बेचता है। नेक्स्ट अब होलसेल ट्रेडिंग। तभी तो हम लोग रिटेल ट्रेडिंग को पढ़ रहे थे। होलसेल ट्रेडिंग में जहाँ पे जो सामान बेचा जाता है कंज्यूमर नहीं बल्कि कोई दूसरे दुकानदार होते हैं जो आगे कंज्यूमर को बेचने वाले हैं। होलसेल ट्रेडिंग कंस्टिट्यूट बल्क बिजनेस थ्रू मेमरस इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स। इसमें जो होते हैं इंटरमीडियरी मर्चेंट्स होते हैं एंड सप्लाई हाउस डू नॉट थ्रू रिटेल स्टोर। सम लार्ज स्टोर इंक्लूडिंग चेन स्टोर आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे क्या है, कुछ बड़े स्टोर वाले जैसे चेन स्टोर वाले लोग भी यहाँ पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से सामान खरीदते हैं। हाउएवर मोस्ट रिटेल्स ऑफ प्रोक्योर सप्लाईज फ्रॉम इंटरमीडिएट सोर्स। हालांकि अधिकांशतः जो रिटेल स्टोर होते हैं वहाँ पे इंटरमीडिएट सोर्स से ही सामान खरीदा प्रोक्योर किया जाता है, मतलब खरीदा। होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू द रिटेल स्टोर। जो होलसेलर होते हैं छोटे दुकानदार को यहाँ पे उधार सामान देते हैं, है ना, और फिर जब बिक जाता है तो वापस उनको पैसा इनको मिल जाता है। तो इस तरीके से बिजनेस चलता है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट इज ए सर्विस और फैसिलिटी बाई विच पीपल मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सर्विस है, फैसिलिटी जिसके द्वारा लोग जो है मटेरियल या फिर मैन्युफैक्चर गुड्स जो है फिजिकली कैरी किया जाता है वहाँ एक लोकेशन दूसरे लोकेशन पे। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मेन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी। तो क्या करें कि मैन का जो बेसिक नीड है मोबिलिटी का, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। तो इसका एक ऑर्गेनाइज्ड है, इट इज ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का। मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर स्पीडी एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कह रहा है कि आज के सोसाइटी में थोड़ा स्पीड और इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन में हेल्प मिल सके, डिस्ट्रीब्यूशन में या कंजम्पशन ऑफ गुड्स में। एट एवरी स्टेज इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम द वैल्यू ऑफ मटेरियल सिग्निफिकेंटली इनहेंस्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्टेशन होने से मटेरियल का वैल्यू बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड किलोमीटर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ। टाइम डिस्टेंस क्या कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को या तो किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं या फिर टाइम डिस्टेंस कहा गया, जिससे कहा जाता है ना कि जैसे ये शहर ए एक शहर बी है तो बोल दे दोनों के बीच में जाने में 2 आवर लगता है, तो बोल सकते हैं कि ये बी से 2 घंटे की दूरी पे है। इस तरीके से बोला जाता है बोलचाल की लैंग्वेज में। एंड कोस्ट डिस्टेंस या फिर कोस्ट डिस्टेंस के रूप में मेजर कर सकते हैं कि कितना पैसा लगता है। जैसे बोल सकते हैं कि इंडिया से अमेरिका जाने में 2 लाख रुपये खर्च है, तो बोल सकते हैं इस तरीके से कि एक्सपेंस कितना वहाँ पे हो। इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉस्ट इट डिटरमाइन फैक्टर होता है कि कौन सा मोड लिया जाएगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का, उसको चूज करने में, मतलब कि चुनने में कि हम फ्लाइट से जाएँ कि ट्रेन से जाएँ कि बस से जाएँ कि ऑटो से जाएँ या पैदल चले जाएँ, उस पर कई चीज़ देखना पड़ता है। डिस्टेंस या फिर कोस्ट, टाइम, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। आइसोक्रोन लाइन्स आर ड्रॉन टू मैप टू जॉइन प्लेसेज इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन बाई रीच देम। तो जैसे आइसो बार पढ़े होंगे, आइसोक्लाइन पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसी तरह आइसोक्रोन जो होता है ऐसे जगह को, एक लाइन होता है जो ऐसे जगह को जोड़ता है जहाँ पे जाने में इक्वल टाइम लगता है, उसको बोलते हैं आइसोक्रोन। अब है नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी। एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप डिफरेंट प्लेसेज आर लिंक टुगेदर फॉर्म ऑफ नेटवर्क। जिस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है तो डिफरेंट प्लेस जो यहाँ पे इंटरलिंक्ड हो गए हैं, एक नेटवर्क बना लिए हैं। नेटवर्क आर मेड ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। नेटवर्क्स जो है 2 चीज़ से बने होते हैं, एक होते हैं नोड, एक होते हैं लिंक। नोड क्या होता है, तो नोड मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं। नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट्स। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक रूट मिलता है उसको नोड बोलते हैं। या फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अ पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। अब जो भी इसको समझिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन समझ सकते हैं कि यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं लोग। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन यदि इधर से आ रहा है तो पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन ही हो गया, है ना। और एनी साइजेबल टाउन अलोंग अ रूट, एवरी रोड दैट लिंक 2 नोड्स इज कॉल्ड लिंक। तो क्या करें, जो रोड 2 नोड को ज्वाइन करता है उसको लिंक बोलते हैं। अ डेवलप्ड नेटवर्क हैज मैनी लिंक विच मीन द प्लेसेज आर वेल कनेक्टेड। एक डेवलप्ड नेटवर्क में कई लिंक होते हैं, जिसका मतलब क्या पता चलता है कि इसके कई, मतलब कि ये दोनों जगह वेल कनेक्टेड है। मान लीजिए कि कोई शहर ए है, मान लीजिए यहाँ कानपुर है, यहाँ कोटा है, ठीक है, 2 शहर है, कानपुर एक कोटा, दोनों के है। यहाँ से दोनों के बीच एक ही रोड है, ठीक है,
और मान लीजिए कि एक ऐसे रोड बना दिया गया, एक इधर से ऐसे घूम के रोड बना दिया गया, और भी एक रोड बना दिया, एक फ्लाईओवर बना दिया गया, एक एक्सप्रेसवे बना दिया, इससे क्या पता चला कि दो शहर आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है ना। उसी तरीके से अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहला है डिमांड। तो डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो डिमांड जो है ट्रांसपोर्ट का इन्फ्लुएंस मतलब एक मेनली डिपेंड करता है पॉपुलेशन के साइज पे। यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का डिमांड ज़्यादा होगा। द लार्जर द पॉपुलेशन द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। दूसरा रूट, रूट पे डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट, वेयर लोकेशंस ऑफ द सिटी, टाउन्स, विलेज, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड रॉ मटेरियल, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर ऑफ द लैंडस्केप, ये सभी बातों पे रूट मतलब कि रूट पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, इस पे भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। अब कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन सर्विस इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेज, फैक्ट एंड आइडिया। कम्युनिकेशन में क्या क्या भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वर्ड्स भेजे जाते हैं, मैसेज भेजे जाते हैं, फैक्ट्स भेजे जाते हैं, आइडियाज़ भेजे जाते हैं। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व मैसेज, तो क्या करा है कि द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व मैसेज एंड हेयर टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दीज आर एक्चुअली कैरीड बाय हैंड। क्या कर जो यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है तो हाथ से कैरी किया जाता है, या फिर एनिमल से, बोट से, रोड से, रेल से, एयर से। दैट इज भाई ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो रेफर्स टू लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए जो है जितने ट्रांसपोर्ट के फॉर्म है उसको लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि आखिर कम्युनिकेशन को भेजा कैसे जाए। जब हम लोग चिट्ठी भेजते हैं तो ट्रेन से जाता है या फिर फ्लाइट से जाता है जब काफ़ी दूर का होता है तो। फिर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इफिशिएंट कम्युनिकेशन और इजीली डिसेमिनेटेड, तो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इफिशिएंट है वहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी आसानी से किया जाता है। सर्टेन डेवलपमेंट सच एज मोबाइल टेलीफोनी एंड सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ जिसके तहत जैसे मोबाइल टेलीफोनी हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सब जो है कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंट बनाया है ट्रांसपोर्ट से। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुली डिसोसिएटेड बट ऑल चीपनेस द ओल्डर सिस्टम। क्या करें कि सारे फॉर्म जो है अभी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। ठीक है, मतलब कि जैसे कम्युनिकेशन के जो पुराने सिस्टम है वो अभी पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुए हैं। जैसे आज भी कई लोग चिट्ठी भेजते हैं, खास करके ऑफिशियल चिट्ठी भी भेजा जाता है। 10 वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल कंटिन्यू टू बी हैंडल बाई पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज भी पोस्ट ऑफिस यहाँ पे जिंदा है, बोल सकते हैं ऐसे, मैसेज के ज़माने में भी। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विस आर डिस्कस बिलो। कुछ कम्युनिकेशन सर्विस यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो सबसे पहला टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन मतलब यहाँ से बात को जो है बोल दीजिए वहाँ पे पहुँच जाएगा, इस तरीके का। द यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज कम्युनिकेशंस बिकॉज ऑफ द स्पीड विथ इज मैसेज आर सेंट। क्या करे कि कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया, कम्प्लीटली रिवोल्यूशन ला दिया है, क्रांति ला दिया है अपने स्पीड के कारण, कि जिस स्पीड से मैसेज को सेंड किया जाए तो उसके कारण। द टाइम रिड्यूस फ्रॉम वीक टू मिनट। इसमें जो टाइम कम हो गया है, पहले यदि सप्ताह लगता था तब वो मिनट भर में मैसेज पहुंच जाता है। बिसाइड द रिसेंट एडवांसमेंट लाइक मोबाइल टेलीफोनी मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेनियस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। और आजकल तो मोबाइल आ गया जिसके कारण से कोई भी कहीं भी किसी से भी बात कर लेता है। द टेलीग्राफ, मॉर्स कोड, टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट। टेलीग्राफ भी जो अब तो इंडिया में टेलीग्राफ बंद भी हो चुका है। ये सब पुराने ज़माने की बात हो गई, एक ज़माने में ये सब नए चीज़ थे। रेडियो एंड टेलीविजन आल्सो हेल्प टू रिले न्यूज, पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल्स टू वास्ट ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड। हिंस दे आर टर्म्स मास मीडिया। क्या करें कि रेडियो और टेलीविजन जो है एक साथ कई लोगों को यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसलिए इसको मास मीडिया बोलते हैं। मतलब कि रेडियो पे जो बोला जाता है एक साथ कई लोग सुनते हैं, है ना, तो जो है इसके पास ज़्यादा ऑडियंस है, इसलिए इसको मास मीडिया बोलते हैं। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ पेपर्स आर एबल टू कवर इवेंट्स इन ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़ पेपर जो है दुनिया में जितने भी न्यूज़ यहाँ पे बनते हैं, मतलब कि जो भी घटना होता है दुनिया में उसको कवर करने का एक इंपॉर्टेंट जरिया है न्यूज़पेपर, समाचार। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिले इन्फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से क्या होता है कि पहले अर्थ से न्यूज़ जाता है, मतलब कि यहाँ से लिंक जाता है सैटेलाइट से दूसरे जगह अर्थ के दूसरे हिस्से में पहुँचाया जाता है। द इंटरनेट है ट्रूली रिवोल्यूशनाइज द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। जो ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इंटरनेट के थ्रू काफ़ी चेंज किया जा चुका है। अब है सर्विसेज। तो सर्विसेज अकर एट मैनी डिफरेंट लेवल। सर्विस जो है कई लेवल पे यहाँ पे होते हैं। सम आर गियर टू इंडस्ट्री, सम टू पीपल एंड सम टू बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। जैसे कुछ सर्विस होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए होते हैं, कुछ लोगों के लिए होते हैं, कुछ दोनों के लिए होते हैं। एग्जाम्पल जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी है और आम आदमी की भी ज़रूरत का है। लॉ ऑर्डर सर्विस सच एज ग्रोसरी, शॉप्स एंड लॉन्ड्रीज आर मोर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड देन हाई ऑर्डर सर्विसेज और मोर स्पेशलाइज्ड वंस लाइक दोज ऑफ अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट, फिजिशियन। जैसे लो ऑर्डर के जो सर्विस है, जैसे ग्रोसरी शॉप हो गया तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लॉन्ड्री हो गया, ये सब कॉमन है, मतलब कि हर जगह आपको मिल जाएगा। वहीं जो हाई ऑर्डर के सर्विस हैं जैसे अकाउंटेंट हो गया, फिजिशियन हो गया, लॉयर हो गया, ये सब जो है
हाई ऑर्डर के सर्विस हैं, इसके कारण से आपको काफ़ी कम संख्या में मिलेंगे। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर देम। सर्विसेज जो है कंज्यूमर को पे किया यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है जो पैसा दे सकते हैं उसके बदले। फॉर एग्जाम्पल द गार्डनर, द लॉन्डर्स एंड द बार्बर डू प्राइमरीली फिजिकल लेबर। टीचर, लॉयर, फिजिशियन, म्यूजिशियन एंड अदर परफॉर्म मेंटल लेबर, है ना। लेबर दो तरीके से होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल। मैनी सर्विसेज नाउ बिगन रेगुलेटेड, क्या करें, कई सर्विस को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट मतलब सरकार उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवे एंड ब्रिजेज, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, सप्लाइंग ऑफ सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड कस्टमर केयर आर अमंग द इंपॉर्टेंट सर्विसेज मोस्ट ऑफन सुपरवाइज्ड एंड परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंपनीज। स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन हैव एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेशन टू सुपरवाइज। तो स्टेट या यूनियन लेजिस्लेशन के द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे एक अलग कॉर्पोरेशन बनाया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल द मार्केट ऑफ सच सर्विसेज ट्रांसपोर्ट, जैसे ऐसे सर्विस के मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी और वाटर सप्लाई। प्रोफेशनल सर्विसेज एज प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे प्रोफेशनल सर्विस में जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, ये सब के लिए भी। द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड ऑन द मार्केट, क्या करें कि रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विस का जो लोकेशन है ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मल्टीप्लेक्स एंड रेस्टोरेंट्स फाइंड लोकेशन विद इन और नियर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो क्या करें कि जैसे मल्टीप्लेक्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब वही जगह पे खोला जाता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, है ना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। फिर गोल्फ कोर्स वुड चूज अ साइट फिर द लैंड कोस्ट आर लोअर देन द सीबीडी। वहीं पे जैसे मान लीजिए गोल्फ कोर्स खोलना है किसी को, तो उसमें ज़्यादा ज़मीन की जरूरत होगा, तो एक ऐसे एरिया में खोला जाएगा जहाँ पे ज़मीन का कॉस्ट कम हो। लेकिन जो सीबीडी का मतलब कि जो शहर का मेन इलाका होता है वहाँ पे, तो मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट सब ऐसे जगह पे खोले जाते हैं। पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। पर्सनल सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है लोगों को यहाँ पे उनके डेली लाइफ में मदद करने के लिए। द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अनस्किल्ड, क्या करें कि वर्कर जो रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, वो अनस्किल्ड होते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज एज हाउस कीपर्स, कुक्स एंड गार्डनर्स। डोमेस्टिक सर्विस में एम्प्लॉय होते हैं जैसे हाउस कीपर के रूप में, गुड्स कुक्स के रूप में, गार्डनर्स के रूप में। दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर्स जनरली अनऑर्गेनाइज, ये सब जो वर्कर होते हैं नॉर्मली अनऑर्गेनाइज होते हैं। वन सच एग्जाम्पल इन इंडिया इज द मुंबई डब्बा वाला टिफिन सर्विस प्रोवाइडेड टू अबाउट 1,75,000 कस्टमर ऑल ओवर द सिटी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है कि पिछले कई सालों से, आई थिंक लगभग 200 सालों से, 2.25 लाख कस्टमर को यहाँ पे, जैसे मुंबई में एक्चुअली होता क्या कि जो लोग लंच नहीं लेकर के जा पाते हैं ऑफिस, है ना, मतलब कि ऑफिस जब वो जा रहे हैं उस समय मान लीजिए घर पे उन पे लंच नहीं बना है, तो टिफ़िन सर्विस से वहाँ पे ले लेते हैं। टिफ़िन सर्विस लेने से क्या होता है कि इस तरीके से लोग जो हैं आपको मिल जाएंगे। अब तो एक गाड़ी दिख रहा है ना, पहले लोग हाथ पे या फिर साइकिल में टांग करके माथा पर इस तरीके से सर पे ले जाते थे, इस तरह से टिफ़िन लंच बॉक्स को अरेंज करके और उसको पहुँचाते थे उनके ऑफिस तक। तो मुंबई का ये सर्विस काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। आपको दूसरे जगह इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। हम एक बार एक अमेरिका का मैगजीन पढ़ रहे थे, उसमें हमको ये मिला था ये देखने के लिए, मुंबई के टिफ़िन वाले सर्विस के बारे में पढ़ने के लिए वहाँ था कि कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते, फिर भी ये काफ़ी अच्छे से काम करते। एक भी लंच बॉक्स दूसरे के यहाँ डिलीवर नहीं होता, जैसे जिस घर से लंच बॉक्स मिला है उसी आदमी को मिलता है। ऐसा ना होता है कि ए का लंच बॉक्स बी के पास, बी का लंच बॉक्स डी के पास चला जाए। अब पीपल इंगेज इन टर्शियरी सर्विस, टर्शियरी सर्विस का जो पीपल यहाँ पे किस तरीके से इंगेज होते हैं। टुडे मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर्स, आज जो अधिकांशतः लोग हैं सर्विस वर्कर हैं किसी न किसी फॉर्म में। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑल सोसाइटी, सर्विस जो है हर सोसाइटी में परफॉर्म किया, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बट इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज एज अ हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज कंपेयर टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो कहा जा रहा है कि जो जितना ज़्यादा कंट्री डेवलप होता है उतना ही वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंग, इस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। वाइल इट रिमेंड और अनचेंज और डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, वहीं प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा तो घट रहा है या फिर अनचेंज्ड है। सम सेलेक्टेड एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया। तो सबसे पहला है टूरिज्म। टूरिज्म इंडस्ट्री एक तरह का है। तो टूरिज्म इज ट्रेवल अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस। तो टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है, बोल सकते हैं टूरिज्म इज ट्रेवल अंडरटेकन। टूरिज्म भी एक तरह का ट्रेवल है जो क्यों किया जाता है, तो अपने रिक्रिएशन के लिए, अपने आप को आदमी दोबारा क्रिएट करने के लिए, मतलब रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को टूरिज्म यहाँ पे किया जाता है, बल्कि बिजनेस मतलब रेदर देन बिजनेस, बिजनेस के लिए नहीं। इट इज़ बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी टोटल रजिस्टर्ड जॉब। क्या कर रहा है कि ये दुनिया का सिंगल लार्जेस्ट टर्शियरी एक्टिविटी है जिसमें इतना जॉब है, 250 मिलियन जॉब है। टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ टोटल जीडीपी। बिसाइड्स मैनी लोकल पर्सन आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो क्या करें, इसके अलावा टूरिज्म जहाँ पे डेवलप होता है
तो वहाँ के लोकल पर्सन भी एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो कैसे एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो आसपास वो होटल खोल देते हैं, एकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं, मील्स प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस वहाँ पे डेवलप होता है, इंटरटेनमेंट डेवलप होता है, स्पेशल शॉप वहाँ पे टूरिस्ट को मतलब टूरिस्ट के पर्पज़ से वहाँ पे स्पेशल शॉप खोले जाते हैं जिससे टूरिस्ट लोगों को कुछ सामान बेचा जाए, है ना। तो ये सब वहाँ पे डेवलप होता है। टूरिज्म फॉस्टर्स द ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल, ट्रेडिंग एंड द क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इन सम रीजन टूरिज्म सीजनल बिकॉज द वैकेशन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन द फेवरेबल वेदर कंडीशन। किसी किसी एरिया में जो टूरिज्म होता है सीजनल होता है, क्यों, क्योंकि उस खासी मौसम में वहाँ पे घूमने का वैकेशन, मतलब कि वैकेशन पीरियड किसी खास मौसम में मिलता है और उसी मौसम वहाँ पे घूमा जा सकता है। बट मैनी रीजन अट्रैक्ट विजिटर ऑल ओवर द अराउंड। तो क्या करें कि लेकिन कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे सालों भर टूरिज्म आते हैं। जैसे टूरिस्ट आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन में अधिकांश आदमी गर्मी के दिनों में जाते हैं। लेकिन अब जैसे कोई दूसरा जगह हो गया जहाँ पे जैसे गया का माँ बोधि टेम्पल देख लीजिए, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पे साल में कभी भी लोग जा सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल है टूरिज्म स्कीइंग द स्नो केप्ड माउंटेन स्लोप्स ऑफ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का सीन है जहाँ पे माउंटेन पे जो है बर्फ जमा, उस पर लोग स्कीमिंग कर रहे हैं, मतलब फिसल रहे हैं, जो भी है। तो ये जो है कब होगा, इसका भी एक खास मौसम होगा, है ना। अब टूरिस्ट रीजन, तो टूरिस्ट का भी एक अलग क्षेत्र होता है। द वार्मर प्लेसेज अराउंड द मेडिटेरियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो कैरिबियन मेडिटेरियन कोस्ट का हो गया, या फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट हो गया, गोवा के तरफ वाला कोस्ट, ठीक है, दुनिया के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से आते हैं। अदर इंक्लूड विंटर स्पॉट रीजन्स फाउंड मेनली इन द माउंटेनियस एरिया। इसके अलावा विंटर स्पॉट रीजन हो गए जो माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं। एंड वेरियस सीनिक लैंडस्केप एंड नेशनल पार्क। इसके अलावा कई लैंडस्केप नेशनल पार्क हो गए जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। विच आर स्कैटर्ड, जो स्कैटर्ड है, कोई एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि इंडिया के कई हिस्सों में अलग अलग मिलेंगे आपको। हिस्टोरिक टाउन्स आल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट। जो हिस्टोरिक टाउन होते हैं, जैसे वाराणसी जो हो गया, वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द मोनूमेंट, अपने मोनूमेंट के कारण, हेरिटेज के कारण, कल्चरल एक्टिविटीज़ के कारण। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, टूरिज्म को कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिमांड सबसे पहला है डिमांड, टूरिज्म को डिमांड अफेक्ट करता है। सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलीडे हैज इंक्रीज रैपिडली। तो पिछले सेंचुरी में हॉलीडे का जो डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लीजर टाइम परमिट्स मैनी मोर पीपल टू गो ऑन हॉलीडे फॉर लीजर। क्या करें कि इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट होना, है ना, लीजर टाइम में बढ़ना, लीजर टाइम उनका बढ़ना, इससे लोग जो है हॉलीडे पर जाना, ज़्यादा लोग आजकल जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, द ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरिया हैव बीन एडेड बाय इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। क्या करें कि टूरिज्म एरिया बढ़ने से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सुधरा है। ट्रेवल इज ईजियर बाई कार विद द बेटर रोड सिस्टम। क्या करें कि रोड सिस्टम अच्छा हो तो कार से ट्रेवल करना काफ़ी ईजी होगा। मोर सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन एक्सपेंशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। आजकल जो एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रेवल अलाउ वन टू ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ फ्यू आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम फ्रॉम देयर होम्स। क्या करें उसी, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि एयर ट्रेवल जो है अलाउ करता है किसी को भी ट्रेवल करने में, दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करने के लिए फ्यू आवर्स में, है ना। द एडवेंट ऑफ पैकेज हॉलीडे वाज रिड्यूस द कॉस्ट। वहीं अब आजकल पैकेज हॉलीडे आता है ना, जिसके कारण हॉलीडे का कॉस्ट घटता जा रहा है। अब टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट लोग अट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट के आधार पे मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन एक्सेप्ट हैव टू हैव वार्म सनी वेदर टू फॉर बीच हॉलीडे। तो जो ठंडे एरिया से आते हैं वो बीच पे जाते हैं अपने हॉलीडे मनाने के लिए। ये बीच जो है समुद्र के किनारे को बोलते हैं, है ना, नाम इसका बीच है लेके रहता है किनारे पे है। दिस वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म द साउदर्न यूरोप। ये एक मेन रीजन है साउदर्न यूरोप में, मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन आइलैंड के आसपास टूरिज्म का। द मेडिटेरियन क्लाइमेट ऑफर ऑलमोस्ट कंसिडरेबली हायर टेम्परेचर। मेडिटेरियन क्लाइमेट में हायर टेम्परेचर देन इन अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। लॉन्ग आवर ऑफ सनशाइन, वहाँ पे सनशाइन काफ़ी ज़्यादा देर तक होता है। लो रेनफॉल थ्रू आउट द पीक हॉलीडे सीजन। पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडे हैव अ स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। जो विंटर में हॉलीडे लेते हैं उनका एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, वो भी अपने हायर टेम्परेचर की तरफ जाना चाहेंगे अपने होमलैंड से, है ना। अब लैंडस्केप के बारे में पढ़ते हैं। तो मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडे इन अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। तो कई लोग अपना हॉलीडे अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट में स्पेंड करना चाहते हैं। विच ओपन मीन्स माउंटेन, लेक, स्पेक्युलर सी, है ना। तो उनका एक अपना टारगेट होता है कि हम अगले महीने जो है समुद्र को देखने जाएंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट हिस्ट्री एंड आर्ट। कुछ लोग जो हिस्ट्री और आर्ट में इंटरेस्टेड होते हैं वो उसको देखने जाते हैं। द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ एन एरिया है पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस। पीपल विजिट एंशियंट और पिक्चराइज टाउन्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट इन एंजॉय एक्सप्लोरिंग कैस्टल्स, पैलेस एंड चर्चेज। कल्चर एंड इकोनॉमी। कल्चर भी इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्टअप करता है। दे अट्रैक्ट टूरिस्ट विथ अ पेंसेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कस्टम। तो ऐसे टूरिस्ट जो वहाँ के लोकल कस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है कल्चरल टाउन जो होता है। बिसाइड इफ ए रीजन प्रोवाइड्स फॉर द नीड ऑफ टूरिस्ट एट द चीप कॉस्ट इट इज लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर। वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो यदि कोई क्षेत्र जो है काफ़ी सस्ता है, वहाँ पे काफ़ी
मतलब सस्ते रेट में कोई आदमी घूम सकता है ना, तो वो भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता है। होम स्टे है इमर्ज एज द प्रॉफिटेबल बिजनेस। उसके अलावा होम स्टे वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सच एज हेरिटेज होम इन गोवा, है ना, कूर्ग, मैकडेरे एंड कूर्ग इन कर्नाटका। तो जैसे हेरिटेज होम का एक आप इसके बारे में और डिटेल में गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। जैसे वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि एक घर, कोई पुराना घर है ना, तो उसको होटल डेवलप कर दिया जाता है। अब मेडिकल सर्विस फॉर ओवरसीज पैसेज इन इंडिया। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विदेश से यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म की बात किया जा रहा है। अबाउट 55,000 पेशेंट फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट। ये 2005 का डाटा है, अब 2020 में काफ़ी बढ़ चुका है। दिस इज स्टिल अ स्मॉल नंबर कंपेयर्ड विद द मिलियंस ऑफ सर्जरी परफॉर्म ईच ईयर इन द यूएस। हेल्थ केयर सिस्टम क्या करें कि यूएस की हेल्थ केयर सिस्टम में यदि देखा जाए तो उसके मुकाबले हालांकि ये नंबर काफ़ी कम है। इंडिया इज इमर्ज्ड द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म द वर्ल्ड। तो यदि मेडिकल टूरिज्म की बात किया जहाँ पे लोग जो है अपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाते हैं, सर्जरी कराने के लिए जाते हैं, तो इंडिया उसमें काफ़ी लीडिंग में आता है, काफ़ी वर्ल्ड को लीड कर रहा है इसमें। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज केयर टू द पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या करें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी इंडिया में है वहाँ पे जो हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है, वहाँ से कई पूरे दुनिया से पेशेंट आते हैं। मेडिकल टूरिज्म बिगिन एबंडेंट बेनिफिट टू द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो मेडिकल टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, जैसे इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया सब देशों को। बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म इट इज़ द ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। हॉस्पिटल इन इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेज टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट। तो क्या करें कि इंडिया के हॉस्पिटल में और भी कई सर्विस किए जाते हैं यहाँ पे। आउटसोर्सिंग होल्ड ट्रिमेंडस एडवांटेज फॉर पेशेंट्स। क्या करें कि आउटसोर्सिंग करने से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है पेशेंट को। इट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर। मेडिकल टूरिज्म एक वर्ड है, ऐसा कोई टूरिज्म मतलब कि क्या बोल सकते हो उसको, एक प्रॉपर एक टूरिज्म ऐसा नहीं है कि आदमी मेडिकल टूरिज्म। यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म इसलिए कहा जाता है कि मेडिकल पर्पज से लोग यहाँ आते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो सोचते हैं कि इंडिया आ ही गए हैं तो घूम भी लेते हैं, तो इसे एक पंथ दो काज टाइप का हो जाता है। तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विथ इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, इट लैंड इटसेल्फ इज कॉमनली नोन मेडिकल टूरिज्म, है ना। आगे पढ़ते हैं तो अब क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो कह रहा है कि व्हाट डू ए सीईओ ऑफ ए एमएनसी इन कोपेनहेगन एट न्यूयॉर्क एंड अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट एट बेंगलोर हैव बीन कॉमन। क्या कह रहा है कि जैसे कोई सीईओ है किसी एमएनसी का कोपेनहेगन में, ठीक है, एक कोई न्यूयॉर्क में है, एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट है बेंगलोर में, ये तीनों में क्या कॉमन है? ऑल दिस पीपल वर्क इन अ सेगमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। ये तीनों लोग जो भी हैं, ये दोनों लोग एक ऐसे सर्विस सेक्टर के ऐसे सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं जिसमें एक नॉलेज ओरिएंटेड है, मतलब उसमें एक खास नॉलेज की जरूरत है। दिस सेक्टर कैन बी डिफाइंड टू क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज। तो ऐसे सेक्टर को जो है क्वाटरनरी और क्वाइनरी एक्टिविटीज में बांटा जाता है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्वाटरनरी एक्टिविटीज सेंटर अराउंड रिसर्च। क्वाटरनरी एक्टिविटीज में रिसर्च आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आते हैं। मे बी सीन एज एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विस, जो सर्विस के एडवांस फॉर्म पर डील करता है, इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। ठीक है, क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में बताया। द क्वाटरनरी सेक्टर अलॉन्ग विद टर्शियरी सेक्टर से रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट एज द बेसिस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओवर हाफ ऑफ ऑल वर्कर्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज आर इन द नॉलेज सेक्टर। क्या करें कि आधा से ज़्यादा वर्कर जो डेवलप्ड इकोनॉमी में नॉलेज सेक्टर में काम करते हैं। एंड देयर हैज बीन हाई ग्रोथ इन डिमांड एंड कंजम्पशन फॉर इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज। और इस तरह के सर्विसेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अभी, फ्रॉम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टू टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियन। तो ये सब जो है क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं, जो किसी एक खास चीज़ में नॉलेज रखते हैं। पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, क्लासरूम, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ऑफिसेज, थिएटर, अकाउंटिंग एंड ब्रोकरेज फर्म्स ऑल बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। तो सारा जो है जो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ें सब क्वाटरनरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। तो टर्शियरी का ऐसा सेक्टर जिसमें काफ़ी नॉलेज की जरूरत होता है तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीढ़ी देख सकते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, उसके ऊपर भी जो आता है उसको क्वाइनरी बोलते हैं। क्वाइनरी एक्टिविटीज़ क्या होता है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर परफॉर्म क्वाइनरी एक्टिविटी। तो जो हाईएस्ट लेवल का डिसीजन मेकिंग होता है उसको क्वाइनरी एक्टिविटीज बोलते हैं। दीस आर सबटाइटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री डेट आर क्वाइनरी सेक्टर इन जनरल डील्स विथ। तो क्या करें कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री से भी ये ऊपर होता है। क्वाइनरी एक्टिविटी सर्विस डेट फोकस ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। जो अभी आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है या फिर कोई नया आइडिया को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, कुछ नया सोचा जाए, डाटा इंटरप्रिटेशन, यूज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब क्वाइनरी सेक्टर में आता है। ऑफन रिफर्ड एज द गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, इसको गोल्ड कॉलर बोला जाता है ना। जैसे कल हम लोग पढ़े थे रेड कॉलर, रेड कॉलर बोलते हैं जो आउटडोर वर्क करते हैं,
उसके बाद पड़ता है ब्लू कलर जो सेकेंडरी एक्टिविटी का काम करते हैं। उसके बाद था व्हाइट कलर जो ऑफिशियल जॉब करते हैं यहाँ पे। इनको गोल्ड कलर बोला जाता है बिकॉज दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिवीजन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में भी एक दूसरे सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल ऑफ द सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे IAS वगैरह जो हो गए। IAS एक गोल्ड कलर जॉब में आता है। रिसर्चर, साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट, लॉयर भी एक गोल्ड कलर जॉब में आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं देयर इंपॉर्टेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमी आउटवेड देयर नंबर्स। आगे यदि देखा जाए तो आउटसोर्सिंग एज रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर इन इंडिया। आउटसोर्सिंग क्या किसको बोलते हैं? तो आउटसोर्सिंग करने का मतलब होता है कि जो काम अपने से न करके किसी और से करवा देंगे, तो इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो इसके कारण से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉल सेंटर ओपन किया गया है। चाइना में, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल सेंटर ओपन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, जिसके कारण से जॉब की भी ज़रूरत है। तो जो BPO होता है, जैसे किसी का सर्विस सेंटर वगैरह बना, कॉल सेंटर जैसे यहाँ पे दिखाया गया, तो यहाँ पे आसानी से कम पेमेंट पे लोग मिल जाते हैं इस जॉब में काम करने के लिए। इट इज़ क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन दिस कंट्री। आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड लेबर आर अवेलेबल। तो आउटसोर्सिंग ऐसे कंट्री में होता है जहाँ पे चीप और स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो। देर ऑल्सो आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज। क्या करें कि इससे जो है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या हो रहा है कि माइग्रेशन नहीं हो रहा है ना, लोग यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे कंट्री नहीं जा रहे हैं, उनको यहीं जॉब मिल रहा है। विद द वर्क अवेलेबल टू आउटसोर्सिंग द माइग्रेशन इन दिस कंट्रीज में कम डाउन। आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ्स इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। और जो आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब जो कंपनी आउटसोर्स कर रही है अपने काम को, तो उनके कंट्री में यूथ को जॉब नहीं मिल पा रहा। द कंपेरेटिव एडवांटेज द मेन रीजन फॉर कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग। न्यू ट्रेंड इन क्वाइनरी सर्विसेज इंक्लूड नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग एंड होम सोरिंग, द लेटर एज एन अल्टरनेटिव टू बी आउटसोर्सिंग। तो KPO इंडस्ट्री, KPO बोलते हैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग को, मतलब ऐसा आउटसोर्सिंग जिसमें नॉलेज की भी जरूरत हो। इज डिफरेंट फ्रॉम BPO। तो क्या करें, BPO से डिफरेंट होता है। BPO का मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब ये BPO कहते हैं। जैसे कॉल सेंटर एक BPO का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इट इज इन्फॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग। क्या करा है कि जो KPO जो होता है, इसके थोड़ा सा इसका सीनियर रूप ऐसा बोल सकते हैं। KPO इनेबल्स कंपनी टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। KPO के तहत कंपनी जो है एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ KPO आर इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे आउटसोर्सिंग करने मतलब कि हम वो काम खुद न करके किसी और से करवा लें। जैसे हम लोग ये करें कि एक डेट फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आपके यहाँ एक पार्टी है, ठीक है, जिसमें 500 लोगों के खाने की व्यवस्था किया जा रहा है। अब खाना में मान लीजिए कि 5 चीज़ है। 5 चीज़ क्या क्या है? तो पूरी है, सब्जी है, सलाद है और दाल है ना, और उसके अलावा एक मिठाई है। ऐसा आप मान लीजिए, चलिए छोटा मोटा पार्टी था, तो 5 आइटम यहाँ पे खिलाना है लोगों को, जिसमें 4 आइटम आप क्या कर रहे हैं कि घर पे हलवाई बना करके बुलवा रहे हैं ना, मतलब कि हलवाई को बुलाए घर पे और उसको बनवा रहे हैं घर पे ही, ठीक है। अब बाकी मिठाई को आप क्या किए कि आप घर पे ना बनवा करके किसी एक होटल वाले को बोल दिए कि हमको इतने तारीख को इतना मिठाई चाहिए। तो एक तरह से ये आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल हो गया कि हम जो खुद ना वो काम करके किसी और से करवा ले रहे हो, तो आउटसोर्सिंग हो गया। आप क्या किए कि बुक खरीद के लाए, वहाँ पे यदि बुक को बाइंड करना है तो बुक को आप खरीद करके लाए और किसी को दे दिए, वो बाइंड करके दे देगा, वो आउटसोर्सिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि हम वो काम खुद ना करके, मतलब कि हमारे पास यदि 10 काम है, हमको किसी काम को करने में 10 आइटम यहाँ पे है, उसमें हम पूरे काम को खुद ना करके 8 को हम खुद से कर रहे हैं, 2 को किसी और को दे दिए, जिम्मा दे दिए, तो उसका आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। या फिर किसी को करना है, मान लीजिए कि कोई एक बड़ा टास्क है जिसमें आधे काम को हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे कपड़ा सीना है, हम मान लीजिए कोई एक टेलर है, डेट फॉर एग्जांपल एक टेलर है, वो सारा काम कर सकता है लेकिन वो कॉलर नहीं बना सकता। एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई टेलर शर्ट सी रहा है वहाँ पे, तो शर्ट के सारे प्रोसेस को कर सकता है लेकिन वो कॉलर को नहीं लगा सकता, कॉलर उसको लगाने नहीं आ रहा है। तो क्या करेगा, शर्ट को सी देगा और बाकी अपना जो सिया हुआ शर्ट है किसी ऐसे टेलर को दे देगा जो कॉलर लगाना जानता हो। तो वहाँ पे कॉलर लगाने का जो वर्क हो गया वो आउटसोर्सिंग कहलाएगा वहाँ पे। या फिर और भी ऐसे कर सकते हैं कि कोई एक टेलर है जो पैकेट लगाना जिसको नहीं आता है, बाकी सारा काम वो कर सकता है, उसको पैकेट लगाना नहीं आता, तो क्या करेगा कि शर्ट को कम्प्लीटली सी देगा और किसी दूसरे टेलर को दे देगा जो पैकेट लगा सकता है। तो पैकेट लगाने का जो वर्क हो गया आउटसोर्स कहलाएगा यहाँ पे। तो आउटसोर्स यहाँ पे 2 तरीके से देखा गया। एक होता है BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जो बिजनेस के प्रोसेस में आउटसोर्स हुआ है, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई कंपनी है, उसका कॉल सेंटर तो कहीं भी सेटअप किया जा सकता है ना। USA का कोई कंपनी है, यदि USA में कॉल सेंटर अपना सेटअप करेगा, जो कस्टमर केयर का सर्विस होता है, तो उसको वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। वहाँ के लोग जब एम्प्लॉय होंगे तो ज़्यादा पेमेंट लेंगे, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तब USA का कंपनी क्या करेगा कि हमको तो बिजनेस से ही मतलब है ना,
तो वो क्या करेगा, जो वो भागेगा डेवलपिंग कंट्री की तरफ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, चीप लेबर मिल जाए उसको, स्किल्ड लेबर और चीप लेबर भी मिल जाए, सस्ते दाम पे स्किल्ड लेबर मिल जाए। तो क्या करेगा, इंडिया में वो कर देगा अपना, मतलब कि सेटअप कर देगा कॉल सेंटर। अब उसको फ़ोन से ही बात करना, तो जो फ़ोन से बात यूएसए में आदमी कर सकता था, इंडिया में भी कर सकता है। तो कोई कस्टमर यदि उसका यूएसए से फ़ोन लगाएगा उसके टोल फ्री नंबर पे, या फिर जो भी उसका नंबर है कस्टमर केयर का, तो वो फ़ोन लगेगा इंडिया में, और इंडिया में जो बैठा हुआ उसका सर्विस सेंटर का आदमी है उस पर बैठा बात करेगा, उसको अपना सलाह देगा, जो भी उसका शिकायत होगा उसको सुनेगा। तो ये उसका आउटसोर्सिंग हो गया है ना, कि उसको खुद ना करके वो दूसरे कंट्री को जिम्मा दे दिया कि हमारा कॉल सेंटर का जिम्मा तुम संभाल लो। तो हो गया बीपीओ। बीपीओ कहने मतलब बिजनेस प्रोसेस पे हुआ। लेकिन केपीओ क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस होता है। मतलब इसमें जैसे रिसर्च हम खुद ना करके किसी और से करवा करके उसका डाटा हम ले लें, तो उसको बोलते हैं केपीओ हो गया। ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन एंड बैंकिंग सेक्टर, ये सब केपीओ के तहत आएगा। ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है, आउटसोर्सिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे देना, ठेका दे देना। ठीक है। तो आउटसोर्सिंग और कंट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू आउटसाइड एजेंसी। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि किसी वर्क को दूसरे एजेंसी को दे देना, टू इंप्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, ताकि जिसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके और इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। व्हेन आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग वर्क टू द ओवरसीज लोकेशन, इट डिस्क्राइब बाय द टर्म ऑफशोरिंग। तो क्या कह रहा है कि यदि यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग दूसरे कंट्री में किया जाता है, दूसरे मतलब कि विदेशों में किया जाता है, ओवरसीज लोकेशन में किया जाता है, तो उसको हम लोग ऑफशोरिंग बोलते हैं। ऑल द बोथ ऑफ सोरिंग एंड द आउटसोर्सिंग आर यूज टुगेदर। क्या करें, ऑफ सोरिंग और आउटसोर्सिंग दोनों सेम चीज़ होगा। ऐसा आउटसोर्सिंग जो दूसरे कंट्री में कर दिया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ सोरिंग। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर आउटसोर्स इंक्लूड IT, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर सर्विसेज एट अ टाइम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग इज एन IT enabled service easily to carried out in Asian, East European and African countries. इन दिस कंट्री IT स्किल्ड स्टाफ विद गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आर अवेलेबल। तो क्या करें कि ऐसे देशों में क्या है कि इंग्लिश बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और लोअर वेजेज पे, कम मजदूरी पे यहाँ पे लोग बोलते हैं। जैसे इंडिया में कहा जा रहा है 10 कंपनी इन हैदराबाद और मनीला डज वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अ GIS टेक्निक फॉर कंट्री लाइक USA और जापान। ओवरहेड कॉस्ट आर मच लोअर मेकिंग इट प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क वेयर इट इज इन इंडिया, चाइना और इवन अ लेस पॉपुलस कंट्री लाइक बोत्सवाना एंड अफ्रीका। तो क्या करें कि जैसे ऐसे देशों में क्या है, तो इंग्लिश बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, स्किल्ड लेबर यहाँ पे मिल जाते हैं काफ़ी आसानी से, है ना। तो इस तरीके से आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ पे जो कॉलर है, यहाँ पे डिफरेंट दिया, कलर ऑफ द कॉलर। तो रेड कॉलर किसको बोलते हैं, जैसे हम बताते हैं यहाँ पे एक दो को हम बता देते हैं। रेड कॉलर बोलते हैं जो आउटडोर वर्क करते हैं, खास करके प्राइमरी एक्टिविटी जो करते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं उनको रेड कॉलर बोला जाता है। गोल्ड कॉलर जो हाईली स्किल्ड जॉब करते हैं, नॉलेज ओरिएंटेड जो जॉब करते हैं, है ना, क्वाइनरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, वो गोल्ड कॉलर है। व्हाइट कॉलर जो ऑफिशियल जॉब करते हैं। ठीक है। बाकी ग्रे का आप बताइए, ब्लू आप बताइए। ब्लू हम अभी आई थिंक इसी वीडियो में बताए थे। पिंक कॉलर बोलते हैं जो महिला सेक्टर में जॉब करते हैं, महिला वीमेन सेक्टर, मतलब कि पिंक कॉलर ऐसे जॉब को बोला जाता है जो अधिकांशतः जिस सेक्टर में अधिकांशतः वीमेन काम करती है। मतलब कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसमें सिर्फ वीमेन ही करेगी, लेकिन अधिकांशतः वीमेन काम करती है। इसका एग्जांपल आप एक नर्स देख सकते हैं, नर्सिंग सेक्टर में अधिकांशतः वीमेन काम करती है, तो नर्सिंग सेक्टर भी पिंक कॉलर में आता है। ठीक है। तो ऐसे और भी पिंक कॉलर जॉब है, तो आप इसका और भी यदि एग्जांपल दे सकते हैं तो सारे कॉलर जॉब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सबका एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब डिजिटल डिवाइड हम लोग को यहाँ पे पढ़ना एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो डिजिटली लिटरेट हैं, मतलब उनको डिजिटली काफ़ी ज़्यादा साक्षर हैं, उनको समझ में आता है कि इंटरनेट कैसे चलाना है, डिजिटल काम कैसे करना है। और कई ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल में कुछ समझ में नहीं आता है, वो मोबाइल खरीदते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि अलार्म इसमें कैसे लगाते हैं। तो इंडिया में एक बड़ा एक डिजिटल डिवाइड है। तो अपॉर्चुनिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। तो क्या करें कि दुनिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है IT सेक्टर में। देयर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। तो कंट्री में तो पहले से इकोनॉमिक डिफरेंस था, एक तरफ काफ़ी अमीर लोग, एक तरफ काफ़ी गरीब लोग थे। पॉलिटिकल डिफरेंस था, एक तरफ ऐसे लोग थे जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, एक तरफ ऐसे लोग थे जो पॉलिटिकली इनएक्टिव हैं। सोशल डिफरेंस भी था, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे। अब एक नया डिफरेंस आ गया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे, जिसको लोग डिजिटल डिवाइड कहते हैं। डेवलप्ड कंट्री में हालांकि ये कम है, डेवलप्ड कंट्री जनरल हैव सर्च फॉरवर्ड द डेवलपिंग कंट्री लैग्ड बिहाइंड। तो डेवलप्ड कंट्री इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, उनके यहाँ डिजिटल डिवाइड कम है, जबकि डेवलपिंग कंट्री में आज जो है इस सेक्टर में पीछे है आज भी, इसलिए इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। सिमिलरली डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट विद इन कंट्रीज। एक कंट्री के अंदर भी डिजिटल डिवाइड यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया और रशिया, इट इज इनएविटेबल दैट सर्टेन एरिया लाइक मेट्रोपॉलिटन सेंटर पोसेस बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू डिजिटल वर्ल्ड वर्सेस पेरिफेरल रूरल एरिया। जैसे डिजिटल डिवाइड भी कहा जा रहा है कि जैसे कोई बड़ा कंट्री, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लिया जा रहा है,
तो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको मिलेगा, वहाँ पे हर मोहल्ले में आपको टावर मिलेगा। गांव में 10 गांव पे एक टावर होता है तो वहाँ पे नेट अच्छे से चल नहीं पाता है ना। तो मतलब कि जो शहर का क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क मिलेगा आपको, गांव में कम मिलता है। तो यहाँ पे दिखा जाए कि शहर में बेटर कनेक्टिविटी है, वहाँ कनेक्टिविटी इशू नहीं है, गाँव में कनेक्टिविटी इशू है। कई गांव में नेटवर्क ही नहीं आता है, वहाँ एक प्रॉपर सिम कार्ड लेना पड़ता है। किस गांव में एयरटेल का नेटवर्क रहता है तो सारे घर में एयरटेल का आपको सिम मिल जाएगा। वहाँ पे कोई दूसरा सिम लेकर के कोई चला जाता है बाहर से, कोई गेस्ट आइडिया का, तो उसको पता चलता है कि यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं रहता आइडिया का, है ना। इस तरीके से ये डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क ये है कि जो आपको MCQ दिख रहा है इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये जो MCQ आपको दिख रहा है इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।